वालेकुम जी, खैरियत से हैं। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बिजनेस बैलेंस शीट को। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि वेल्थ स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में बहुत फर्क है। हम समझते हैं कि शायद वेल्थ स्टेटमेंट में हमने अपने एसेट्स, लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस को रिपोर्ट कर दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन नहीं, जो भी बिजनेस इंडिविजुअल है उसकी जिम्मेदारी है कि वो बैलेंस शीट बनाए। कोई एओपी है या कंपनी है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेस इंडिविजुअल और एओपी की तो सिमिलर होती है, काफ़ी चीज़ें, उनकी रिटर्न भी सिमिलर है और उनकी जनाब बैलेंस शीट वगैरह भी सिमिलर है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि उसकी वेल्थ स्टेटमेंट नहीं होती एओपी की, और जो इंडिविजुअल होता है उसकी वेल्थ भी बनती है। बाकी कंपनी जो है, कंपनी की टैक्सेशन खासी डिफरेंट है, लेकिन बेस उसकी भी यही है। अगर आप किसी कंपनी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं तो उसकी भी बेस यही होगी जो आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें ये नहीं कि वो कोई और अकाउंटिंग है, ये कोई और, क्योंकि इसके पीछे जो चीज़ है वो अकाउंटिंग है। अब ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं सारी, ये अकाउंटेंट्स तो बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन जो लोग, जिनका अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड नहीं है, उनको थोड़ी सी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। आप देखें ना, अब ये एक टैक्स कंसल्टेंट है, उन्होंने जो बैलेंस शीट बनाई हुई है उसमें अदर एसेट्स में वन लिखा हुआ है और अदर लाइबिलिटीज में, क्योंकि इसके बगैर सिस्टम अलाउ नहीं करता आपको रिटर्न सबमिशन। तो ये मजबूरी है, मजबूरन कोई जीरो लिख देता है, कोई वन लिख देता है। ये आपने नहीं करना। अब एक रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल करनी है, हमने हर हाल में करनी है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अननेसेसरी हो। आगे इसके हवाले से भी आप देखिएगा, बड़ी सख्तियां होने वाली हैं। आप थोड़ा सा वेट कर लें, जिस डगर पे एफबीआर चल रहा है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज जो है ना, इनके हवाले से तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जो कम से कम 40-45 मिनट्स की होनी चाहिए। उसमें हम डिस्कस करेंगे एसेट्स को किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, किन बेसिस पे रिकग्नाइज किया जाता है, लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करने की क्या बेसिस है। और जनाब, एसेट्स में भी देखें ना, लॉन्ग टर्म एसेट्स कौन से हैं, शॉर्ट टर्म कौन से हैं। अकाउंटिंग उन्हें करंट और नॉन करंट एसेट्स का नाम देती है। इसी तरह लाइबिलिटीज में करंट और नॉन करंट है। फिर एक अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। आप देखें ना, ये बैलेंस शीट आपको नजर आ रही है, इसकी बोथ साइड्स, ये आप इसको दो साइड्स कह सकते हैं। एक साइड है टोटल एसेट्स और दूसरी साइड है टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज। ये दो साइड्स हैं। ये हर हाल में इक्वल होनी चाहिए। मस्ट बी इक्वल, शुड भी नहीं, मस्ट बी इक्वल। अगर यहाँ पे 1 रुपए का भी डिफरेंस है तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। एसेट्स को इक्वल होना चाहिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के, ये याद रखिएगा। क्योंकि आप एसेट्स जो जनरेट करते हैं ना, आपसे उसका सोर्स पूछा जाता है कि ये एसेट्स आपने किस तरीके से जनाब जनरेट किए। क्या सारा पैसा अपना लगाया, यानी कि कैपिटल और इक्विटी, या आपने इन एसेट्स को जनरेट करने के लिए कुछ पैसा बोरो भी किया, जो कि लाइबिलिटीज की फॉर्म में आएगा। तो ये एसेट्स, अब अगर आपके पास 100 रुपए के एसेट्स हैं और आप उसमें से बताते हैं कि जनाब 70 रुपए मेरे अपने लगे हैं इनको खरीदने में, तो 30 रुपए जाहिर सी बात है आपने बोरो किए होंगे, आपने किसी से लोन लिया होगा। ये तो नहीं हो सकता 29 रुपए लोन लिया, 70 रुपए अपने लगे और 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्यों आ रहा है जब आपके पास एसेट्स 100 रुपए के हैं? आप 100 रुपए का पूरा रेफरेंस क्यों नहीं दे पा रहे कि ये 100 रुपए के एसेट्स कैसे बने? कोई ना कोई गड़बड़ है ना। तो अब इनको देखते हैं हम वन बाय वन। हम कुछ एज्यूम्ड फिगर्स यहाँ पे लिखते जाते हैं। ये लैंड है जनाब। आप चीजें जब देखेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा अच्छी समझ आएगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और वेल्थ से मुख्तलिफ है, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट जो है उसमें आपके पर्सनल एसेट्स, पर्सनल लाइबिलिटीज, पर्सनल एक्सपेंसेस आते हैं। बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं वो तो यहाँ पे रिपोर्ट हो जाते हैं, और उससे रिलेटेड जो एसेट्स, लाइबिलिटीज वगैरह हैं, वो यहाँ पे रिपोर्ट होती है। बिजनेस एसेट्स, इक्विटी और लाइबिलिटी। यहाँ पे हम फिगर लिखते हैं कि हमने एक लैंड परचेज की अपने बिजनेस के लिए, बड़े पुराने वक्तों में, 4 मिलियन की। क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आएंगे तमाम फिगर्स। और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का खर्चा आया था, यानी कि बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर ऊपर मौजूद है, वो 6 मिलियन का है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके पास किराए की बिल्डिंग है, रेंट पे आपने ली हुई है, ऑफिस है या बिल्डिंग है या फैक्ट्री है, तो फिर आप इसको छोड़ दें। अगर आपका अपना है तो जो आपका खर्चा है वो आप यहाँ पे रिपोर्ट करें। फिर उसके बाद आपके बिजनेस में अगर कोई प्लांट मशीनरी यूज होती है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस है, उसको रिपोर्ट करें। अदरवाइज इक्विपमेंट वगैरह, ये लैपटॉप, ये छोटी मोटी चीजें, ये तो जरूर है। फिर फर्नीचर फिटिंग्स वगैरह, वो चीजें भी लाजमन है। तो उनकी क्या कॉस्ट है,
उनकी हम कॉस्ट जनाब 2 मिलियन लेके चलते हैं। 2 मिलियन 20 लाख रुपए। और एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्रीपेमेंट्स, जो भी आपने कोई उधार पे चीजें दी, किसी चीज की एडवांस पेमेंट कर दी, तो कोई रिसीवेबल्स वगैरह वो भी आप इधर ही डाल सकते हैं। उनको हम 1 मिलियन का ले लेते हैं। और उसके बाद है स्टॉक, स्टोर्स और स्पेयर्स। हमारे पास कोई इन्वेंट्री पड़ी हो, हमारे पास कोई स्मॉल टूल्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग में बड़े ज़रूरी होते हैं, स्टोर्स और स्पेयर्स उनको बोलते हैं, उनकी जो भी कॉस्ट है हम वो लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, ये 30 जून के तमाम फिगर्स होने चाहिए, ईयर एंड के। उसके बाद है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि आपका जो बैंक बैलेंस है, और या उसके अलावा कैश है, उसके अलावा शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी कैश इक्विवेलेंट्स कहा जा सकता है। उसको पता नहीं कितने लोग जानते हैं कितने नहीं। आप आसानी अभी आपके लिए यही है कि आप कैश और बैंक बैलेंस जो 30 जून को आपका मौजूद था वो यहाँ पे रिपोर्ट कर दें। वो भी हम 5 लाख रुपए ले लेते हैं, 0.5, बल्कि हाँ ठीक है जी। अदर एसेट्स, अब वो जो मैंने रिसीवेबल कहा था वो रिसीवेबल यहाँ पे भी आ सकता है। उसके अलावा आपके व्हीकल्स यहाँ पे आ सकते हैं, या कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ चाहिए, वो यहाँ पे आ सकती है। आपको इतना पता है कि एसेट है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि किस कैटेगरी में डालूं, तो अदर की ऑप्शन इसीलिए यहाँ पे रखा जाता है। अभी इनको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि जनाब क्या रिजल्ट निकलता है। ये 14 मिलियन, तो हम इसमें 1 मिलियन मजीद ऐड करते हैं ताकि 15 हो जाए। आपके पास 15 मिलियन के एसेट्स हैं, इनका क्या सोर्स है? हाउ डिड यू जनरेट दीज एसेट्स? क्या आपने सारा पैसा खुद इन्वेस्ट किया बिजनेस में? तो आप क्या करें, कुछ भी ना लिखें, 15 मिलियन यहाँ पे लिख दें, बाकी नीचे लाइबिलिटीज वाला सारा कुछ छोड़ दें। और ये आपकी वेल स्टेटमेंट में भी इसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि आपका जाती पैसा है ना जो आपने बिजनेस में डाला। तो आपने उधर भी देखा होगा, वेल स्टेटमेंट में कैपिटल का एक ऑप्शन मौजूद होता है। अब लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 10 मिलियन हमने खुद डाला बिजनेस में, और उसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, कुछ हमने बैंक से, किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से बोरो किया पैसा। कितना बोरो किया? 3 मिलियन बोरो किया बिजनेस के लिए। तो हमारे पास 13 मिलियन आ गया। देन हमारे पास जनाब क्रेडिटर्स और पेबल्स, हमारे कुछ एक्रूड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ सैलरीज पेबल हो सकती है ईयर एंड पे, कोई रेंटल पेमेंट्स जो कि पेंडिंग हो वो हो सकती हैं। उसके अलावा हमारे पास क्रेडिटर्स में आ सकते हैं कोई चीज़ें हमने उधार पे ली बिजनेस के लिए, कुछ खरीदा लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई, वो यहाँ पे आ सकता है। 1 मिलियन लिख देते हैं वो। देन हमारे पास अदर लाइबिलिटीज का ऑप्शन भी मौजूद है यहाँ पे। कोई पेंशन ऑब्लिगेशन वो आ सकती है। उसके अलावा इंटरेस्ट पेबल वगैरह आ सकता है। देन कोई अनअर्न्ड रेवेन्यू वगैरह है, इस तरह की चीजें। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों को 40-45 मिनट्स, बल्कि 1 घंटा मिनिमम रिक्वायर्ड है कि इन सब पे डिस्कशन की जाए। इंशाल्लाह करेंगे किसी वक्त। आज मेरी कोशिश है कि वीडियो की लेंथ इतनी रखी जाए कि सबके लिए देखना मुश्किल ना हो। अब 15 मिलियन टोटल एसेट्स हैं, उनका हमने रेफरेंस दे दिया कि हमने ये एसेट्स कैसे परचेज किए, कैसे खरीदे, कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो हमने बताया कि 10 मिलियन की हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट, बाकी हमने जनाब बोरो किया। ठीक है जी। कुछ हमारे उधार वगैरह हैं जो हमने ईयर एंड पे देने, और कुछ हमारी अदर लाइबिलिटीज हैं, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बस मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी।